दे कंडीशन तो है। पेरेंट्स इसीलिए ऑटिज़म के डायग्नोसिस होने पर बहुत टूट जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। इसीलिए वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, न जाने कितने डॉक्टर्स की विज़िट करते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद मेरे बच्चे के डायग्नोसिस में ऑटिज़म ना हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है। आप सबसे अच्छे थेरेपिस्ट मुझे लगता है पेरेंट्स हैं। जब एक 3 साल का न्यूरोटिपिकल चाइल्ड लिखना पढ़ना सीख रहा होता है, उस समय एक ऑटिज़म का बच्चा अपना खुद की पहचान सीख रहा होता है, अपना नाम सीख रहा होता है, आँख से आँख मिलाना लाइक आई कॉन्टैक्ट सीख रहा होता है, तो एक तकलीफ़देह कंडीशन तो है। पेरेंट्स इसीलिए ऑटिज़म के डायग्नोसिस होने पर बहुत टूट जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। इसीलिए वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, न जाने कितने डॉक्टर्स की विज़िट करते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद मेरे बच्चे के डायग्नोसिस में ऑटिज़म ना हो या मेरा बच्चा क्या ठीक हो जाएगा। कोई मुझे ये कह दे कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, वो नॉर्मल स्कूल में जा सकता है, बहुत अच्छे से बात कर सकता है। यही सोच के वो परेशान होते हैं। मैं ऑटिज़म की बात कर रही हूँ पेरेंट्स। मेरा नाम पूनम वाधवा है, मैं जयपुर से हूँ। मैं एक स्पेशल एजुकेटर, पेरेंटिंग एंड बिहेवियर काउंसलर हूँ, एवीटी थेरेपी प्रैक्टिशनर हूँ, प्ले बेस्ड थेरेपिस्ट भी हूँ और भी मैंने बहुत सारी एजुकेशन ली है इन बच्चों के लिए और डेफ़िनेटली लर्निंग नेवर एंड्स। मैं आज भी पढ़ रही हूँ और ये चाहती हूँ कि हर एक बच्चा को मैं बेस्ट कर सकूँ और हर एक पेरेंट के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूँ। आज मैं जोश टॉक के मंच पर आप सबके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आई हूँ। मेरे पास एक सवाल है, अभी पेरेंट्स के कंसर्न है कि किसी पेरेंट्स का कि मेरी बच्ची 2.5 साल की है, मेरे बच्चे का आई कॉन्टैक्ट तो आ गया है, लेकिन मेरी बच्ची कम्युनिकेट नहीं करती है, उसको सेंसरी इश्यूज़ हैं। देखिए, सेंसरी इश्यूज़ किस कारण से हैं, कौन-कौन से सेंसरी इश्यूज़ हैं, वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि हमें उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में सेंसरी प्रोफ़ाइल मेरे पास आपके बच्चे की नहीं है। बट अगर अगर हम कुछ एक छोटी-छोटी सेंसरीज़ को देखें कि हैंड फ्लैपिंग करना, वेस्टिबुलर नीड, प्रोप्रियोसेप्टिव नीड, टैक्टाइल नीड, उसकी क्या नीड है, वो हमें पहले जाननी होगी। फिर भी अगर कम्युनिकेशन के पार्ट से हम देखें, तो मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं हर बच्चे का कम्युनिकेशन एक स्ट्रक्चर ग्रुप थेरेपी से स्टार्ट करती हूँ। उसमें हमारा जो मेन एम होता है, उसमें हम बच्चे के सोशल प्रैग्मैटिक मॉडलिंग करना चाहते हैं। लाइक मैं ग्रुप में एक्टिविटी स्टार्ट करती हूँ, ताकि हर बच्चा एक-दूसरे को ऑब्ज़र्व करे, इमिटेट करे और कम्युनिकेट करना सीखे। जैसे मैंने अगर ग्रुप में किसी बच्चे को बोला हेलो, तो दूसरे बच्चे ने उसको ऑब्ज़र्व किया, तीसरे बच्चे ने उसको ऑब्ज़र्व किया। हम हर बच्चे से हेलो करते हैं और हर बच्चे के पीछे उसकी इंडिविजुअल नीड को फुलफ़िल करने के लिए एक थेरेपिस्ट होती है। तो ग्रुप के अंदर हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं और हम सब उनको जैसे ग्रीट करना सिखाना, उनको अपने नेम रिस्पॉन्डिंग सिखाना। जैसे हमने किसी बच्चे का नाम कॉल किया, गुंजन, तो उसने हैंड रेज़ किया, सामने वाले फिर एक और बच्चे का नाम रेज़ किया। तो हमने इस तरह से हमने हर एक बच्चे का नाम लिया और हर बच्चे ने अपना नेम पर रिस्पॉन्ड किया लाइक दिस कि येस। इस तरह से क्या होता है कि एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करके हर बच्चा इमिटेट करना सीखता है। सो ऑब्ज़र्वेशन से इमिटेशन स्किल्स आती हैं, लिसनिंग स्किल्स आती हैं, आई कॉन्टैक्ट भी बढ़ता है, बच्चे को कम्युनिकेट करना आता है। अगर हमने किसी बच्चे के साथ में या दूसरे बच्चों के साथ में छोटे-छोटे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सपोज़ उस बच्चे को वो बोलना आता है। प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि जिस बच्चे को बोलना आता है, उसी से उसका नाम पूछें। किसी बच्चे ने बोला सोनू, ओके, अब आपका नाम क्या है? उसने बोला राजू। तो हो सकता है कि जिस बच्चे के लिए को हम कम्युनिकेशन के लिए हम काम करना चाह रहे हैं, उस बच्चे का जब नंबर आएगा तो हो सकता है वो अपने नेम पर अपना रिस्पॉन्ड नहीं करे। मगर एक थेरेपिस्ट पीछे से जाकर उसको हेल्प करती है, वो उसको
बताने की कोशिश करती है कि बोलो मेरा नाम सोनू है। तो उसको ऐसा फ़ील कराते हैं कि ये रिस्पॉन्ड तुम ही कर रही हो। इस तरह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर एक बच्चा छोटी-छोटी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है। मेरे पास एक क्वेश्चन एक और भी आया है जो कि राइटिंग रिलेटेड है। बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ हैं, मेबी शायद उसको राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हो रही है, तो डेफ़िनेटली उसकी प्री राइटिंग स्किल्स पर हम काम करेंगे, उसको फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करेंगे। जैसे कि बच्चे को इनिशियली हम क्लॉथ पिन्स लगाना, बच्चे को स्पॉन्ज को स्क्वीज़ करवाना, मिट्टी में खिलवाना, बच्चे को बजरी में राइटिंग करवाना, बच्चे की पेंसिल ग्रिप को ट्राइपॉड स्किल्स को डेवलप करना, इस तरह की स्किल्स को डेवलप करते-करते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बच्चे के राइटिंग स्किल्स पे हम काम कर सकते हैं। बच्चे को इनिशियली हम कॉपी में पेंसिल पकड़वा कर काम नहीं करवाते हैं। हमें पहले बच्चे की फ्री हैंड मूवमेंट्स पे काम करना चाहिए, बच्चे को स्क्रिबलिंग कराना चाहिए, बच्चे को फर्श पर आप चॉक दे दीजिए, बच्चा उस पे स्क्रिबल करे, ओपनली जब वो अपने हैंड मूवमेंट्स करेगा तो उसकी वो स्किल्स डेवलप होंगी। मेबी शायद वो लोगों को पुश करता है, धक्का देता है, कहीं न कहीं उसकी ये नीड हो और अगर उसकी एक्टिविटीज़ हम ये हैंड एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाएँगे तो मेबी शायद वो पुश करना बंद कर दें। अगर हम हैंड मूवमेंट्स की बात करें, जैसे हम बता रहे हैं कि उस बच्चे को धक्का देने की आदत है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उस बच्चे के साथ थोड़ा-सा वेट कुछ उठवाएँ, उसकी हैंड्स को जो नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको हम वेट देंगे तो वो थोड़ा-थोड़ा उठाए, जैसे हेवी चीज़ों को हम पुश करवाएँ और उसको घर के जितनी भी हैंड एक्टिविटीज़ हैं, घर में सॉर्टिंग का, मैचिंग का, हैंड से जितना वो काम करेगा, उतना ज़्यादा उसके हैंड इन्वॉल्व होंगे और उसकी जो एक सेंसरी नीड भी हो सकती है, वो फुलफिल हो जाएगी। मेरे पास एक सवाल है कि मेरी बेटी 7 साल की है, उसकी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करना है। 7 साल की एज काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन का टाइम स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन एक क्रिटिकल विंडो जो होती है वो 0 टू 5 इयर्स होती है। अगर बच्चे को 7 साल तक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, तो भी मैं यही कहूँगी कि हमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करना है लाइक अ जस्ट 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। हम कम्युनिकेशन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जबकि पैदा हुए बच्चे के साथ ही शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चे को दूध पीना है तो हम बोलते हैं भूख लगी है मम्मा दूधू लेकर आएगी आपके लिए। ओके, ओके अभी दूध फिनिश हो गया ना, रुको, रुको दूध बहुत गर्म है। इस तरह से हम रेगुलर उसको ऑडिटरी स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। उसके ब्रेन में उसका प्रोसेसिंग होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, बच्चा मेमोराइज़ करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है क्योंकि उसके सामने हम प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं। जब प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में बच्चे के पास में लैंग्वेज इनपुट्स आते हैं, तो धीरे-धीरे कॉम्प्रिहेंशन शुरू कर देता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास एक 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है एंड उसके पास बहुत सिवियरिटी है, सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। वो लड़की मॉडरेटली सीवियर ऑटिज़्म की है। जब वो हमारे पास में आई थी, अपने बहुत सारे सेंसरी इश्यूज़ लेकर आई थी, उसको नेम रिस्पॉन्डिंग भी नहीं आता था, वो कुछ नहीं समझती थी बट क्योंकि कहीं न कहीं एक न्यूरोकॉग्निटिव थ्योरी है ऑटिज़्म के बच्चे की, इनका नैरो इंटरेस्ट है, सेलेक्टिव अटेंशन है, वीक एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शन है, वीक सेंट्रल कोहेरेंसेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इन बच्चों के लिए। लेकिन अगर हम वेट करेंगे कि ये बच्चा इस पर्टिकुलर स्टेज के बाद ये थेरेपी लेगा, इसके बाद हम इसको ये थेरेपी कराएँगे, लाइक एबीए थेरेपी कराएँगे, फिर ओटी कराएँगे, फिर स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन करवाएँगे, बाद में उसको स्पेशल एजुकेशन पे ले जाएँगे। ऐसा नहीं है, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर हमें काम करना चाहिए बिकॉज़ बच्चे की कौन-सी स्किल कब डेवलप होगी, हमें नहीं पता क्योंकि इसको ऑटिज़्म है। इसीलिए हमने उस बच्ची के साथ ऑल द एरियाज़ पर काम किया, उसकी एरियल स्किल्स पे काम किया, उसकी एकेडमिक राइटिंग स्किल्स पे काम किया, उसकी लैंग्वेज पर काम किया, उसकी स्पीच पर भी हम काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, उसको एनवायरनमेंट अवेयरनेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने सभी एरिया को वो देखे,
उसको कहीं से भी आवाज़ आए वो सुने। तो इस तरह से मेरा कहना यही है कि बच्चे के लिए हमें वेट नहीं करना है, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज पे आप रेगुलर काम करते रहें, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ऑटोमैटिकली डेवलप हो जाती है। तो आप जो क्वेश्चन हमारे सामने आया कि 7 इयर्स की हो चुकी है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप रिसेप्टिव लैंग्वेज पे उसकी काम करिए, रेगुलरली उसको ऑडिटरी स्टिमुलेशन प्रोवाइड करिए, घर के एनवायरनमेंट में होम एक्टिविटीज़ करवाइए, वो भी बोल-बोल कर, हर चीज़ को समझाते हुए। ऐसा नहीं कि आप बोले जा रहे हो, वो देख नहीं रही है, वो सुन नहीं रही है, उसका ध्यान ही कहीं और है, वैसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उसको आप समझाते हुए छोटे-छोटे फ्रेज़ेज़ में, छोटे-छोटे सेंटेंसेस के अंदर उसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग दीजिए। धीरे-धीरे जब उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज होगी, तो डेफ़िनिटली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज वर्बल होगी, बट वो कम्युनिकेट करने के लिए शायद रेडी हो जाए। मेजरली जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, वो अटेंशन और फ़ोकस को लेके आते हैं। येस, आई कॉन्टैक्ट पुअर होता है, नैरो इंटरेस्ट होता है, सेंसरी ओवरलोड होते हैं ये बच्चे, इसलिए आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, अटेंशन नहीं देते हैं। वो करना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं। बिकॉज़ देयर इज़ अ न्यूरोकॉग्निटिव थ्योरी। तो अटेंशन और फ़ोकस के लिए मैं हमेशा बच्चे के आई लेवल पर लाकर बच्चे के साथ काम करने की कोशिश करती हूँ। उसके साथ प्ले बेस्ड थेरेपी यूज़ करती हूँ। जैसे सपोज़ मैंने बबल ब्लो लिया और मैंने किया, वॉव! देखो बबल, वॉव! कम ऑन पॉप अप। तो बच्चा मुझे अटेंशन देगा बिकॉज़ मैंने उस पे फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ करे हैं। सो मेरा मानना ये है कि अगर हम बच्चे की अटेंशन एक नेचुरल वे में लेना चाहते हैं, डेफ़िनिटली हम उसको सिटिंग देंगे, उसको चेयर पे बिठाएँगे, उसको पज़ल्स देंगे, एक्टिविटी बेस्ड करवाएँगे। मगर अगर बच्चा हमारे पास में 2, 3 या 3 प्लस एज पर आया है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी है कि बच्चे को मैं प्ले बेस्ड थेरेपी प्रोवाइड करूँ, बच्चे की अटेंशन स्पैन को मैं ऐसे इंक्रीज़ करूँ, सो दैट बच्चा एनवायरनमेंट में मिंगल हो, एनवायरनमेंट से लर्निंग ले, क्योंकि एक टेबल चेयर पे बिठाकर तो हर समय बच्चे के अटेंशन स्पैन को बढ़ाएँगे तो बच्चा एनवायरनमेंट में तो अटेंटिव नहीं होगा ना। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि बच्चे को हम एनवायरनमेंट में मिंगल करें, उसको प्ले बेस्ड, जैसे सपोज़ मेरे पास एक वही पपेट है और मैंने उसको लिया, वॉव! देखो कौवा या काऊ काऊ काऊ, वो देखो वो गया ऊपर और ये आ गया, तुम्हारे पास आ गया, देखो, यस, कम ऑन। तो इस तरह से जब हम इस तरह से प्ले एक्टिविटी करते हैं, तो बच्चा एक बार बड़ा एक्साइटेड होता है और वो मेरे एक्सप्रेशन देख के मुझे आई कॉन्टैक्ट देता है। सेम वे धीरे-धीरे उस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है फेशियल एक्सप्रेशंस का। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा यही रहती है कि जभी भी मैं बच्चे का अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ करती हूँ, तो मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ताकि बच्चा एक्साइटेड हो, लर्न करने के लिए रेडी हो और इन द मीन टाइम हमें ये भी पता लग सके कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट समझे हम एक ऑटिस्टिक बच्चे को थेरेपी देते हैं, तो वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होती है, हम उसका प्रॉपर इंटरवेंशन प्लान नहीं बना पाते हैं। तो प्रायोरिटी यही है, अटेंशन और फ़ोकस कुछ इस तरह से लीजिए ताकि बच्चा एनवायरनमेंट में भी लर्न करना सीख सके। द सेम क्वेश्चन जो मेजरली पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चे के पास स्पीच है लेकिन लैंग्वेज नहीं है। स्पीच का मतलब पेरेंट्स पापा, मम्मा, दे दो, कुछ भी इको ले लिया है। बच्चा बोल रहा है लेकिन वो मीनिंगफुल स्पीच नहीं कहलाती, क्योंकि देखिए इको ले लिया इमीडिएट भी होता है, डिलेड भी होता है। लेकिन इकोलेलिया एक नॉर्मल डेवलपमेंट है, क्योंकि इकोलेलिया के अंदर एक राइट एज पर आते-आते न्यूरोटिपिकल बच्चे का इकोलेलिया खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है और वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है। लेकिन जो एक ऑटिस्टिक बच्चा है, उसका इकोलेलिया परसिस्ट करता है, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती है। इसीलिए वो स्पीच स्पीच नहीं है। तो जब हम बच्चे को स्पीच आने के बाद लैंग्वेज डेवलप करते हैं, ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है। स्पीच है दैट इज़ गुड, बट
उसको वर्बल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है बिकॉज़ बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाना है। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए हम उस स्पीच को कैसे यूज़ करेंगे? अगेन मैं प्रेफ़र करूँगी हम फिर से उस ग्रुप थेरेपी को यूज़ करें। ग्रुप थेरेपी में जब हम लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो लैंग्वेज के साथ-साथ कम्युनिकेशन को भी इंक्रीज़ करता है। सपोज़ मैंने बोला देखो आम, वाओ! तुम बोलो आम, तुम भी बोलो आम। सभी ने बोला आम, तो उससे बच्चे की ऑब्ज़र्वेशन बढ़ी, बच्चे ने उस वर्ड को सीखा, हमारी वोकैब्युलरी में एक वर्ड बना, फिर आम दे दो, आम दे दो, उस बच्चे ने आम दे दिया। फिर हम दूसरे बच्चे को बोला आम दे दो, दे दिया। सेम वे इस तरह से हमने आम दे दो, पानी पी लो, तुमको क्या चाहिए? हमने ग्रुप में पूछा, ये ऑटो कौन लेगा? बच्चे ने बोला मैं। सपोज़ जिसके पास में लैंग्वेज है। दूसरे बच्चे से पूछा, ये बस कौन लेगा? दूसरे बच्चे ने बोला मैं। तो इस तरह से बच्चे को प्रोनाउंस भी आ रहे हैं, बच्चे की वोकैब्युलरी भी बिल्ड हो रही है, बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप हो रही है, इमिटेशन स्किल्स डेवलप हो रही है और बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है। तो वो जो स्पीच मीनिंगफुल नहीं थी, वो लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। तो बच्चा रिसीव भी कर रहा है, रिसेप्टिव लैंग्वेज भी आ रही है और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी इंक्रीज़ हो रही है। इस तरह से जब वो लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, तो बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। कि मेरा बच्चा बैठ रहा नहीं है, वो विलेज में है, वो नेम कॉलिंग नहीं कर रहा है, नेम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली सिटिंग नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस बच्चे को। तो उसमें मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि जब हम बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस पे काम करते हैं, इंडिविजुअल नीड को तो फुलफ़िल करना ही करना है, बच्चे को वन टू वन सेशन आप देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अगर एक छोटा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, तो क्या आप उसको चेयर पे बिठा के आप उसको बिठा पाएँगे? नो। इतने छोटे बच्चे को हम चेयर पर बिठाकर उसकी सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वैसा कभी नहीं होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप खुद बैठिए, पापा को बिठाइए, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको बिठाइए, एक ग्रुप बनाइए जिसमें आप प्ले वे एक्टिविटीज़ करिए। लाइक जैसे मैं अपने सेंटर पर करती हूँ, ओ डाउन, ई डाउन, प प प प प प एक्शंस के साथ में उसका इंटरेस्ट डेवलप करती हूँ। फिर उसमें जैसे बबल ब्लू हो गया, कोई अगेन द पपेट यूज़ कर रहे हैं, ऐसे छोटे-छोटे टॉयज़ को, एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करिए, बच्चे का इंटरेक्शन आप कर पाएँगे बच्चे के साथ, बच्चे को आई कॉन्टैक्ट भी डेवलप होगा, बच्चा सिटिंग टॉलरेंस भी उसकी डेवलप होगी, तो मल्टीपल चीज़ें बच्चे को आएँगी बट प्ले वे मेथड से। आप 2.5 साल के बच्चे को चेयर पे बिठा के बहुत ही ज़्यादा सिटिंग टॉलरेंस आप इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो आई थिंक वैसा ठीक नहीं है। कोशिश ये करिए कि जब बच्चा 2.5 से 3 साल के बीच का हो जाए, धीरे-धीरे उसको फ्लो टाइम से चेयर पर लेकर आइए, टेबल चेयर पे बिठाइए, फिर उसको पज़ल्स दीजिए, उसको मल्टीपल एक्टिविटीज़ कराइए, तभी वो ज़्यादा एन्जॉय कर पाएगा क्योंकि जब तक उसको समझ ही नहीं आ रहा, हम उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर चेयर पे बिठा देंगे और कहेंगे तुम ये एक्टिविटी करो, अभी तुम 5 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट बैठो, आई थिंक मेरी नज़र में वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चे को हमेशा प्ले वे मेथड से ही बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज़ करेंगे, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। मेरा मानना यही है कि हर एक बच्चा डेवलप हो सकता है, लेकिन किसी एक थेरेपी पर बेस्ड ना रहकर पेरेंट्स आपके अंदर जो क्वालिटी है, वो हम एज़ ए प्रोफ़ेशनल यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास एक छोटा सेटअप है, हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, आपके पास बच्चा 23 घंटे है, आपके पास एक एनवायरनमेंट है, बच्चे को फ्रूट्स की सॉर्टिंग करवाना, वेजिटेबल सॉर्टिंग करवाना, यूटेंसिल्स को स्टैकिंग करवाना, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर में यूज़ करेंगे और बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर आप काम कर पाएँगे। आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप सबसे अच्छे थेरेपिस्ट मुझे लगता है पेरेंट्स हैं, तो हम सिर्फ़ आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, आपको ट्रैक दे सकते हैं। आई थिंक कि आप ज़्यादा बेटर कर पाएँगे। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने बच्चे के लिए काम करिए, रुकिए नहीं, इंतज़ार मत करिए, किसी भी थेरेपी पर बेस मत होइए उनका कि हमें थेरेपिस्ट ही ठीक करेगा। नो, ऑटिज़्म या कोई भी डिसऑर्डर ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें थेरेपी पर बेस रहना पड़े। कुछ भी एज़ ए पेरेंट हम काम करेंगे वो हमारे बच्चे के डेवलपमेंट पर काम करेगा।
सो थैंक यू सो मच जोश टॉक, जो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं आज अपनी बात को पेरेंट्स तक पहुंचा पाई। थैंक यू सो मच। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.